Hello everyone, very welcome to our channel that is UPSC Prep with खुशबू and यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर क्लास में करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को सॉल्व। हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले लिटिल बिट ऑफ स्टफ व्हिच आई वुड लाइक टू टॉक टू यू पीपल। काफी सारे लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में एंड मैसेजेस एंड दे वर कॉलिंग दी अदर इंस्टीट्यूट आल्सो कि मैम कहाँ है, मैम क्यों नहीं न्यूज एनालिसिस ले रही हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। एंड आई सॉ इन द कमेंट्स आल्सो यू पीपल वर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर मी। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे कि मैम ऑल ऑफ अ सडन कहाँ चली गई। मैम जो है वो यहाँ पर आ गई है अपने चैनल के साथ, हमारे चैनल के साथ, जहां पर कि हम वो सभी चीजें करना चाहेंगे। वो सभी चीजें द टॉपिक्स की बात करें या फिर एमसीक्यूज की बात करें, न्यूज एनालिसिस की बात करें या फिर किसी भी चीज की जहां पर रेस्ट्रिक्शंस थे, वो सभी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एमसीक्यूज मतलब जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं दोज एमसीक्यूज वी विल बी डूइंग। आप में से बहुत सारे लोग कह भी रहे थे ना कि मैम हमारा एमसीक्यूज फिर से जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, बट आई वाज नॉट बीइंग अलाउड टू डू दैट। चलो कोई बात नहीं, चला वी विल बी डूइंग ओवर हियर, राइट। एंड आप ही लोगों का ये इतना प्यार है जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो मैंने करी है। अदरवाइज आई वुड हैव नेवर थॉट ऑफ हैविंग ऑल दिस, ये सारा स्टूडियो सेटअप करना मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर पाती, मैं कभी सोच भी नहीं रही थी। बट द काइंड ऑफ लव आई वाज सीइंग, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं भाई, आई मस्ट डू दिस थिंग। तो let's get started with this thing, but before that a little bit of information क्या देखेंगे मैं आपको सबसे पहले तो ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगी मेरे इस चैनल पे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपको रोज मिलेगा एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू विल बी गेटिंग इन द इवनिंग। ठीक है, ये आपको इवनिंग में दिया जाएगा। दूसरा चीज है जो आपको दिया जाएगा दैट इज द डेली न्यूज एनालिसिस। डेली न्यूज एनालिसिस एवरी डे यू विल बी गेटिंग इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। एंड मॉर्निंग बोले तो आप सभी को उतने बजे तक एकदम टड़ा रेडी हो जाना है। कैसे, कितने बजे तक मैम, इतना ज्यादा कैसे बोल रहे हो कि उस टाइम तक हम रेडी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 7 AM 7 बजे की मैं बात बोल रही हूँ और 7 बजे आजकल ठंडी है तो बहुत सारे लोग एकदम काम करके सोए रहते हैं, तो वो चीज नहीं करना है। 7 बजे एवरी डे यू विल बी गेटिंग द न्यूज एनालिसिस। हमारा जो न्यूज एनालिसिस नहीं हो रहा था वहां पे, हियर वी विल बी डूइंग दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट तीसरा चीज ये रहेगा कि आई विल बी अपलोडिंग द इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। मैं आपको तड़क भड़क कोई चीजें नहीं बताने जा रही हूँ, बट वो चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। नॉट जस्ट, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग द व्यूज, इट इज अबाउट क्लियरिंग एग्जाम। ये व्यूज लेने के लिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये चीजें शॉर्ट्स को इस तरीके से यूज नहीं करेंगे कि लोग आए, शॉर्ट्स को इस तरीके से यूज करेंगे कि जो आए वो अपना 1 मिनट पूरा इन्वेस्टेड पाए कि हाँ हमको कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी मिली है जो कि हमको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से काम करना है। शॉर्ट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैम इनकी पीडीएफ जो है वो कहाँ पर मिलेंगी? तो टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्रॉम देयर डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग दी पीडीएफ्स आल्सो। ओके, तो ये सभी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे जो कि डिमांड करते हैं कि उनका थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो, वो सेपरेटली कवर करे जाएंगे। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं सेम प्लेस ओनली, विदाउट एनी काइंड ऑफ मिर्च मसाला, सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू गिव इट अ लाइक एज वेल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हमारी क्लास है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो है वो करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल एवरी डे। ओके, हर दिन आपको जो है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोवाइड करे जाएंगे। हमारे एमसीक्यूज इस तरीके से रहेंगे जिसमें कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए एंड प्लस उसके साथ साथ एक टॉपिक अच्छा खासा तरीके से
सॉल्व हो जाए. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. ये क्वेश्चन है, ये आंसर डन. ये क्वेश्चन है, ये आंसर डन. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस कि जहां पे एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल मिलेगी. ओके, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. So the very first question of the day is, consider the following statements regarding the classical language in India. Classical language in India, इससे जुड़े हुए दो स्टेटमेंट्स, दो कथन दिए हुए हैं और आपको जानना है कि इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है. पहला कहता है, a language with a documented history spanning 1500 to 2000 years is classified as a classical language. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एट प्रेजेंट 8 लैंग्वेजेस होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ बीइंग क्लासिकल लैंग्वेजेस. होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ बीइंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस. How many of these, which of these statements are correct? Okay, so accordingly you have to choose your answer. Let's check out the answer over here. Answer is A only, that is the only one statement is correct. यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया जिसका की टाइम पीरियड बहुत लंबा हो. इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग जो कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए या फिर हाल फिलहाल में. यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि कुछ 100, 200, 300, 400, 500 साल की नहीं, बट हजारों साल से उसका एक लीनिएज आप ट्रेस कर सको. तो हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री 1500 टू 1500 टू 2000 ईयर्स तक का ये टाइम पीरियड बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया है. रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो उसकी, तो वो लैंग्वेज को क्लासिकल कैटेगरी में रखा जाएगा. अ लैंग्वेज मस्ट possess a historical record spanning 1500 to 2000 years to be considered for the classical status. Next point is body of ancient literature valued by generations. तो ये जो एंशियंट लिटरेचर बट उसको जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया जा रहा है एंड इट इज बीइंग वैल्यूड आल्सो. इट्स नॉट लाइक कि उसको बस धरोहर माना जा रहा है उसको. तो जो लैंग्वेज है उसको इट इज सपोज टू बूस्ट अ रिच कलेक्शन ऑफ एंशिएंट लिटरेचर. अच्छा खासा उस लैंग्वेज में लिटरेचर लिखे होने चाहिए. रेवर्ड एज अ कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस जनरेशन बाय जनरेशन उसको हेरिटेज के तौर पे पास ऑन किया जा रहा हो. राइट, अब ये जो है वो न्यूज में क्यों है, क्योंकि बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड करने के लिए ममता बनर्जी जो है शी इज वाउचिंग फॉर दिस थिंग. ऑब्वियस सी बात है, हर कोई अपनी लैंग्वेज के लिए जो है वो चाहेगा वाउच करना. नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन नॉट बोरोड. यहाँ पे जो भी लिटरेरी ट्रेडिशन हो वो उसकी खुद की हो. इट इज नॉट समथिंग जो कि कहीं से बोरो करके अपना लिखा हुआ हो. सो द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ द लैंग्वेज मस्ट बी ओरिजिनल, नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी. सो इट इज समथिंग जैसे कि आपकी पोएम हो लेकिन आपकी खुद की पोएम हो. इट इज नॉट समथिंग किसी और का पोएम लिख करके आपने लेकर के लिख दिया, बोल दिया कि वाह भाई हमारा है. So that is not going to be the one. Next is distinctiveness from modern forms or ऑफशूट्स. अभी की लैंग्वेज अगर आप देखो तो हिंदी जो है वो कैसी हो गई है. पहले हिंदी कंप्लीटली हम हिंदी ही बोलते थे और अभी की हिंदी हमारी कैसी होगी जिसमें कि हिंदी इंग्लिश मिक्स मैच हो गया है, जिसमें काफी कुछ आप अपने भी लैंग्वेज मिक्स कर ले रहे हो. आप अपनी जो मदर टंग बोलते हो तो उसमें भी मिक्स मैच कर ले रहे हो. तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए. आप उसको डिस्टिंक्टिव तरीके मतलब उसको डिस्टिंक्ट कर सको मॉडर्न लैंग्वेज से. सो दैट शुड बी द वन. राइट, तो इस तरीके की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको क्लासिकल लैंग्वेजेस बोला जाता है. A clear distinction should exist between the classical language. Classical language, modern languages में clear distinction होनी चाहिए and its later forms or derivatives, even allowing for the potential discontinuity. Currently recognized classical languages, अभी हाल फिलहाल में कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको की क्लासिकल लैंग्वेजेस में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो है तमिल लैंग्वेज 2004 में डिक्लेयर किया गया था, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में एंड ओडिया 2014 में. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. बेनिफिट्स ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज डेजिग्नेशन. अब ममता बनर्जी जो है वो बंगाली को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बनाना चाह रही है, तो इसके पीछे
कोई ना कोई बेनिफिट होंगे, कुछ तो बेनिफिट होंगे। क्या है होते हैं ऐसे बेनिफिट्स? पहले तो है इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर द स्कॉलर्स। स्कॉलर्स को इंटरनेशनल अवार्ड मिलने का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाता है। तो 2 significant annual international awards are conferred upon the eminent scholars specialized in the classical Indian languages. जो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको अवार्ड, वो जो स्कॉलर्स होते हैं उनको अवार्ड मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल के। सो दैट इज द वन थिंग। अनदर पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एस्टैब्लिशमेंट भी होती है क्लासिकल लैंग्वेज के को स्प्रेड करने के लिए। तो अ डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज एस्टैब्लिश्ड टू फॉस्टर द स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस। Next is creation of professional chairs. So the University Grants Commission, that is the UGC, is urged to establish the professional chairs for classical languages. प्रोफेशनल चेयर मतलब क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए वो स्पेशली उनके डिपार्टमेंट्स बनाएंगी इनिशियली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू फर्दर प्रमोट स्कॉलरली परसूट्स इन दिस डोमेन। ये जो लैंग्वेज है ये प्रमोट होगा, लोग जो है उसको पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, नॉट ओनली इन द इंडिया बट एट द other level also, मतलब international level also people would like to learn about these, right? So that's the point. Next question. With reference to new generation, Akash Missile consider the following statements. 3 statements दिए हुए हैं। पहला statement है it has the capability to counter the high speed unmanned aerial vehicles. Second is equipped with active electronically scanned array radar, it possesses advanced radar technology. Third is it is a surface to air missile. It is surface to air missile. So how many of the above statements are correct over here? Akash missile के लिए. So here the answer is option C. That is the all the 3 statements given over here are correct. तो आकाश मिसाइल से जुड़ी हुई जितने भी कथन, जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए सारे ही करेक्ट हैं। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है, फ्लाइट टेस्ट किया है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल ओडिशा कोस्ट से। अगेन ठीक है, ओडिशा कोस्ट से जो है डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। सो इट हैज द सरफेस टू एयर कैपेबिलिटी, सरफेस से जो है वो एयर में स्ट्राइक कर सकता है, तो इट हैज दिस कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज इफेक्टिव इंटरसेप्ट ऑफ हाई स्पीड यूएवी। यहां पर जो है इसका हाई स्पीड अनमैन्ड, यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल एंड दैट टू एट अ वेरी लो ऑल्टीट्यूड। टेस्ट जो हुआ इसमें ये जो मिसाइल है ये सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया अ हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि लो फ्लो फ्लाई कर रहा था and it was able to strike it down. Next is validation of complete weapon system. ये जो ट्रायल हुआ, इस ट्रायल में this was affirmed that the functionality of the entire weapon system, जो पूरे वेपन सिस्टम की फंक्शनैलिटी है उस चीज को इसने अफर्म किया कि यस, इसको जिस चीज के लिए बनाया गया था इट इज केपेबल टू डू दैट। Encompassing the missile with an indigenous radio frequency seeker, launcher, multifunctional radar, and command, control, and communication system as well. Next point is the first live target trial. And ये जो trial किया गया था, ये live किया गया था. That is the live target was there and demonstrate किया गया. And it was capable enough to destruct that also, कि कोई चीज को वहां से फ्लाई करके भेजे and it was able to intercept and strike it down as well. So that is the point, right? इसके की फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला पॉइंट है स्टेट ऑफ द आर्ट सरफेस टू मिसाइल, स्टेट ऑफ द आर्ट दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो चीज हमने अभी जस्ट किया ही है। ओके, तो आकाश एनजी जो अभी नया हमने टेस्ट किया है आकाश मिसाइल को, ये एक एडवांस्ड सैम डिजाइन फॉर द इंडियन एयरफोर्स, एडवांस्ड है जो कि भी रिसेंटली डिजाइन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए टू काउंटर हाई मैन्यूवरिंग, लो रडार, क्रॉस सेक्शन एंड एजाइल एरियल थ्रेट्स। बिकॉज obviously बात है with advanced technologies anything can come from anywhere, so that's the point over here. Next is ऐसा multifunction radar.
फीचरिंग एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ऐसा, ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार, it combines search, track and fire control functions in a single platform. Next is enhanced defensive capabilities. Enhanced defensive capabilities capable of defending an area 10 times more effectively than conventional short range SAM, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा डिफेंड करने की अगर बात करें तो 10%, 10 टाइम्स बेटर, 10 टाइम्स बोले तो 10x, ठीक है, 10 टाइम्स बेटर है कन्वेंशनल जो मिसाइल्स है उनसे। सो इट कैन एंगेज अप टू 10 टारगेट्स साइमल्टेनियसली, 10 टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है। extended striking range, the missile has an increased striking range of up to 40 km compared to the earlier variant's maximum range of 30 kilometers. Next is the canisterized launcher for improved deployability. Utilizing a canisterized launcher and a more compact ground system, Akash NG exhibits superior deployability compared to the similar kind of systems. So these are the features of the Akash NG. Now let's move on to the next question. Next question is conceive the following statements with respect to अटल सेतु। आप सभी को पता ही है कि अटल सेतु को भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वनडे एग्जाम की बात करें या फिर किसी और एग्जाम की बात करें। So the very first statement is this bridge holds the record as the world's lengthiest sea bridge. Second is it is located in Gujarat. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं? सो आंसर इज डी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अटल सेतु इतना ज्यादा न्यूज में कि आप सभी को पता ही होगा, इट इज नॉट देयर इन गुजरात बट इट इज देयर इन दी मुंबई, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसेंटली इनॉग्रेटेड अटल सेतु, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, मुंबई में बहुत ही खूबसूरत बनी है। कंपैरिजन टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, वो दुनिया की लॉन्गेस्ट सी ब्रिज से अगर इसको कंपेयर करें तो सबसे पहले तो कंपेयर करने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि ये है कहाँ। तो ये हांगकांग ज़ुहाई मकाओ ब्रिज है, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है एंड इसकी लेंथ कितनी है 55 किलोमीटर्स। अटल सेतु की जो लेंथ है ये है 22 किलोमीटर्स। लोकेशन एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो अटल सेतु जो है इट इज द पार्ट ऑफ 22 किलोमीटर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, MTHL, ठीक है, MTHL, linking Savory in Mumbai to Shirley in mainland district of the Raigad, which is there in the Maharashtra at Navi Mumbai. Connectivity improvement in Mumbai metropolitan region, the primary objective of the Atal Setu, इसकी primary objective क्या है कि कनेक्टिविटी को बेटर करना मुंबई में ही, क्योंकि मुंबई आप सभी को पता ही हो, आपने देखा ही होगा कितनी ज्यादा भीड़ रहती है ना। जो ट्रेन्स होते हैं, मुंबई की भीड़ किसने नहीं देखी है, राइट। तो ये कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए है यहाँ पर। एंड एनकम्पासिंग, इसमें कौन कौन से एरियाज, मुंबई, थाने, पालगढ़ एंड रायगढ़ को कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। दिस इज द अटल सेतु, यू कैन सी दैट दिस इज सो ब्यूटीफुली इट हैज बीन मेड, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप इसको ग्लिम्स ले सको, ठीक है। तो 21.8 किलोमीटर्स, सो रफली अराउंड 22 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है। Here you can see that Mumbai, here Savory to Navi Mumbai, it is actually connected, it has connected 14,712 crore rupees की ये स्कीम रही है, इनिशियल एस्टिमेट रहा है था, लेकिन जो फाइनल कॉस्ट लगा है वो है 17,843 crore rupees का, which is really very huge. crore rupees, it is 17,843 crore rupees, बहुत ही ह्यूज है। तो इसकी जो प्रपोज्ड प्लानिंग थी, इट वाज डन, इसके लिए स्टडी किया गया था, प्लानिंग रोड सिस्टम फॉर
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन 1963 में इसको लेकर के स्टडी करी गई थी कि किस तरीके से कनेक्टिविटी बेटर करी जा सकती है। पहला प्लान जो था वो 2006 में किया गया था। फिर ग्रीन क्लियरेंसेस जो है इसको मिली थी 2015 में, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वर्क ऑन MTHL स्टार्टेड, ये जो मेट्रोपॉलिटन, ये जो ट्रांस हार्बर लिंक है, ये जो रोड है, इसको बिल्डअप करना स्टार्ट हुआ था 2018 में एंड वर्क जो है वो दिसंबर 2023 में फाइनली जाकर के खत्म हुई थी। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर रहा है। अगर इसकी स्टडी को हटा दें तो पहला जो प्लानिंग था तब से लेकर के अब तक अच्छा खासा टाइम मिल गया, लेकिन जैसे ही क्लियरेंस मिली है तो क्लियरेंस 2015 में मिली, उसके बाद काम स्टार्ट हुआ और 2013 में ये खत्म भी हो गई। तो दैट्स गुड, ओके, एज कंपेयर टू जिस तरीके से होती है काम यूजुअली, उसके हिसाब से अब देखें तो अभी जो जर्नी है यहां से यहां जाने की जो जर्नी है वो 90 मिनट से 120 मिनट्स लगती है। अब इसके बन जाने की वजह से वो सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी हो गई। वेरी गुड, कितना टाइम सेव हो गया, माय गॉड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी फॉर दैट, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, कहां पे लोकेटेड है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये है लोकेटेड ओवर देयर इन दी अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले तो ये देख लिया भाई ये न्यूज में क्यों था। सो IISE स्टडी इन अरुणाचल प्रदेश रिवील्स हाउ लॉगिंग एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट दी माउंटेन बर्ड्स। यहाँ पे जो बर्ड्स है उनको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, इसके ऊपर स्टडी करी गई थी। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, इट इज सिचुएटेड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालय जो है वहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। नेशनल पार्क कनेक्शन की अगर बात करें तो इट इज एडजेसेंट टू दी सेसा ऑर्किड सेंचुरी। सेसा ऑर्किड सेंचुरी जो है इट इज देयर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड पखुई टाइगर रिजर्व, इट इज देयर अक्रॉस द कैमिंग रिवर इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट में, तो इसी के ही पास जो है इट इज देयर इन दी ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इट इज रियली वेरी सिग्निफिकेंटली हैम्परिंग अ लॉट मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें जो है वो हैम्पर कर रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, ये स्टडी का, इट हैज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द प्रीमियर बर्डिंग डेस्टिनेशंस। वैसे अगर ये सेंचुरी की बात करें तो ये प्रीमियर बर्डिंग डेस्टिनेशन के तौर पे जानी जाती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इट होल्ड्स इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस बिकॉज ग्लोबल लेवल पे जो बर्ड्स हैं वो आकर के आती हैं यहाँ पर। फ्लोरा, इट encompasses dense bamboo strands and patches of broad-leaved evergreen forest covering the vast altitudinal range. So evergreen forest जो है यहाँ पर you can find that is the flora. Now when it comes to the fauna कैसे तो बहुत तरीके के एम्फीबियंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, लिजर्ड्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के मैमल स्पीशीज जैसे कि बंगाल टाइगर, यू कैन फाइंड इट ओवर हियर, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पैंडा, अरुणाचल मकेक, गौर, और जो एंडेंजर्ड केप्ड लंगूर है ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। The records indicated the presence of over 160 butterfly species also. Butterfly पहले जो बहुत ही frequently देखने के लिए मिलती थी, अब butterflies and bees इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, thanks to us, right? So 160 butterfly species आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. And it is the exclusive habitat of the rare baboon, this Liocinchilla bird, which is classified as the critically endangered. Critically endangered कहाँ पे? IUCN के लिस्ट में जो है इसको इस तरीके से दिया हुआ है। ट्राइब जो यहाँ पे रहती है तो there are one baboon and another one is the Sherduk Pain, ठीक है, तो ये दो ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे रहती हैं। Now the last question of the day is consider the following statements regarding the zero defect effect scheme. Zero defect effect scheme, three statements दिए हुए हैं। पहला statement है the Ministry of Commerce initiated the program in October 20
16. Next is at present the program is especially targeted at manufacturing MSMEs. Last one is the scheme aims to promote manufacturing by encouraging the implementation of environmentally friendly zero defect production processes. How many of the above given statements are correct? So यहाँ पे जो है सिर्फ दो statements correct है. सबसे पहले तो check कर लेते हैं why it is there in the news. So government Z scheme for MSMEs hits 1 lakh certification milestone. एक साल का 1 लाख का certification, 1 लाख certifications जो है इसके हो चुके हैं, right? So that is the thing. So these many people are very much interested in this. ठीक है, तो last two statements correct थे. First statement is incorrect over here because it is led by the MSME ministry and इसको जो लॉन्च किया गया था 2016 में, जिसको रिवैम्ड किया गया, फिर फ्रेशली जो है इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2022 में, and recently it has basically achieved the 1 lakh certification. So this is the reason why it is there in the news. Okay, सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसको स्पेसिफाई किए गए हैं तीन तरीके से, थ्री क्लासिफाई किए 3 लेवल्स में, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में. ये जो लेवल्स हैं, दीज आर बेस्ड ऑन दी 20 परफॉर्मेंस बेस्ड पैरामीटर्स. कुछ पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे इसको डिफाइन करते हैं ये लेवल्स को. उसमें से कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट, टाइमली डिलीवरी, प्रोसेस कंट्रोल एंड दैट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस. हाँ, ये रह गया अपना जेड स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स भी तो जानने की ये है क्या इसके स्कीम्स. सो इट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द एमएसएमईज में अवेयरनेस क्रिएट करना जेड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, एंड एनकरेज देम टू असेस देयर एंटरप्राइजेस फॉर एज देयर थिंग कि भाई यू आर डूइंग रियली वेरी गुड, यू आर एक्सेलिंग इन योर बिजनेस एंड एज वेल एज आप जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली काम भी कर रहे हो. Drive manufacturing by adopting zero defect production processes without environmental impact, that is the zero effect. मोटिवेट करना है एमएसएमईज को ताकि वो कंटिन्यूसली एनहांस करे अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इन बोथ प्रोडक्ट्स एंड दैट ऑफ द प्रोसेसेस. एंड इसके साथ साथ ये मेक इन इंडिया कैंपेन जो है उसको भी काफी हद तक सपोर्ट करता है. सर्टिफिकेशन लेवल आप देख सकते हो, सबसे पहले ब्रॉन्ज मिलेगा, फिर सिल्वर मिलेगी, फिर गोल्ड मिलेगा. सो दैट्स द thing, right? So this is it related to our daily current affairs MCQs. I hope you people enjoyed it. Do not forget to join me in the next video. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Jai Hind.